हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल की लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ज्वाइन कर लीजिएगा उसे डेली पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। क्या है मोटिवेशनल कोट? हार्ड वर्क डजंट गारंटी सक्सेस बट देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। ठीक है, आप मेहनत करते हैं तो ये सक्सेस हो भी सकती है, फेलियर भी हो सकती है, राइट। बट अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो आपकी पक्का ही फेलियर है। बिना मेहनत के सक्सेस नहीं है। मेहनत करेंगे तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी, वो कुछ और भी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए क्या करते जाना है, मेहनत करते जाना है। सक्सेस होंगे, फेलियर होंगे, डोंट, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको बस मेहनत करनी है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम देखेंगे माइस एम्ब्रियो, चूहे के एम्ब्रियो को डेवलप किया गया, स्पेस में ग्रो किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी से रिलेटेड था, पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड है इंडियन स्पेस स्टेशन पढ़ेंगे और गगनयान को पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको वैल्यू एडिशन चेक करना होता है कि आसपास के जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेन कोर न्यूज़ से नहीं पूछा जाता, आस पास से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जब आस पास से पूछा जाता है तो समझ नहीं आता कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। 102 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे 2018, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप सबके लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। मीन्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे मराठा कोटा एंड रिजर्वेशन, जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। साइंटिस्ट ग्रो माउस एम्ब्रियो इन स्पेस फॉर फर्स्ट टाइम। जापानीज साइंटिस्ट ने क्या किया है, एम्ब्रियो को यहाँ पे भेजा था, फ्रोज़न एम्ब्रियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वहाँ पे ग्रो किया गया है एम्ब्रियो। ये देखा जा रहा है कि अच्छा ये माइस का हो सकता है तो ह्यूमन का भी हो सकता है, क्योंकि माइस भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है। फिर ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि ह्यूमन भी वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सके। फिर जापान के साइंटिस्ट ने बोला कि अब हम कुछ सालों में क्या करेंगे, वहाँ पे ये देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वहाँ पे माइस बर्थ भी दे सकती है क्या, वहाँ पे चूहा बर्थ भी दे सकता है क्या, ऐसे करके। Mouse embryo have been grown on International Space Station and developed normally first in the first study। और ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि वहाँ पे ह्यूमंस भी एम्ब्रियो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन से प्रोफेसर्स थे? यूनिवर्सिटी ऑफ यामानाशी एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, अ टीम फ्रॉम जापान एरोस्पेस एजेंसी। यहाँ से फ्रोज़न माउस एम्ब्रियो भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगस्त 2021 में। ये चीज़ दिखाती है कि ग्रेविटी का कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट बनाए गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आर्टिफिशियली एक माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट बनाया गया और वहाँ पे ये देखा गया कि एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है या नहीं। उसके डीएनए में देखा गया कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब डीएनए में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वैसे के वैसे ही है डीएनए, जैसे एक नॉर्मल प्रोसेस से होते हैं। ठीक है, जब वापस भेजा गया अर्थ पे, लेबोरेटरीज़ में उसे चेक किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि एम्ब्रियो ठीक है या नहीं, डीएनए में कोई चेंज तो नहीं है, ऐसे करके पता लगाया गया। देख लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया ने इसे पुल बैक करने के लिए कहा है। 2025 से 27 तक रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर उसका एक रीज़न है, तो रशिया वापस जाना चाहता है। ये भी अभी रिसेंट में चल रहा है, तो इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में।
ISS ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, हैबिटेबल फॉर ह्यूमन इन स्पेस। 6 महीने यहाँ पे ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाता है ताकि वो अपने अलग अलग फील्ड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सके। मेट्रोलॉजी, फिज़िक्स, माइक्रोग्रेविटी, एस्ट्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, ठीक है, ये वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं स्पेस में। जो साइंटिस्ट जाते हैं वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुकते, उन्हें वापस बुला लिया जाता है। फर्स्ट क्रू गई थी 2000 में। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फोर कंट्रीज़ हैं इसमें। नासा है, रशिया है, यूरोपियन एजेंसी जैक्सा, 5 है, एंड इधर कनाडा भी है, ठीक है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी है। 200 to 400 किलोमीटर यानी कि अर्थ के अबव 200 to 400 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में रखा जाएगा। और ये वेज, इसका वज़न कितना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का? 4 लाख kg, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक हम पढ़ लेते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन, क्योंकि इंडिया भी अपना एक अलग स्पेस स्टेशन, अपना खुद का स्पेस स्टेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता है। गगनयान मिशन के बाद अपना स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा जिसका वज़न होगा 20 टन। रोका जाएगा वहाँ पे 15 से 20 दिन के लिए। अभी हम गगनयान मिशन के तहत हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? पहले अनमैन्ड फ्लाइट्स भेजेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे एक बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही रोबोट वहाँ पे व्योम मित्र जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे कंडीशंस बनाई गई हैं, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल कंडीशंस बनाई गई हैं जिसके अंदर ह्यूमन सर्वाइव कर सके, ज़्यादा दिनों तक वहाँ से वापस आ सके, ठीक है। अब यही चीज़ हम भी करना चाहते हैं, तो हम क्या भेजेंगे? पहले व्योम मित्र, एक ह्यूमन जैसा ही एक रोबोट है, उसे भेजा जाएगा वहाँ पे, देखा जाएगा कि उसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। फिर यहाँ से 3 इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को भेजा जाएगा। ऑर्बिट होगा 400 किलोमीटर पे, जिसे कहते हैं लियो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, इसे लियो कहते हैं। गगनयान मिशन भी इसरो के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ये मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ डिस्कस की थी जब इसकी फर्स्ट फ्लाइट ऊपर गई थी, फर्स्ट टेस्ट जब इसका हुआ था, ठीक है। ये रीयूजेबल सैटेलाइट से भेजा जाएगा। रीयूजेबल का मतलब होता है हमने एक सैटेलाइट, एक स्पेसक्राफ्ट भेजा, उसे वापस बुला लिया, सही तरीके से सही सलामत बुला लिया। 2 अनमैन्ड फ्लाइट जाएंगी एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जाएगा। तो गगनयान सिस्टम मॉड्यूल कॉल्ड ऑर्बिटल मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग अ वुमेन, जिनमें एक महिला भी होंगी, 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उन्हें स्पेस में भेजा जाएगा। वही लो अर्थ ऑर्बिट में ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, 5 to 7 डेज़ के लिए इन ह्यूमंस को वहाँ पे रखा जाएगा। GSLV MK 3 के में भेजा जाएगा, क्योंकि ये वाली जो पेलोड होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी को उठाने के लिए, 20 टन को उठाने के लिए ना, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV क्या है? थोड़ा कम ही वेट उठा पाता है ये, इसीलिए हम इसे GSLV में भेज रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मराठा कोटा डे 5 ऑफ फास्ट। यहाँ पे एक एक्टिविस्ट ने बिल्कुल आमरण अनशन किया है, भूख हड़ताल, फास्ट ऑन टू डेथ, सेकिंग रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी। ये आपके GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या डेवलपमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। तो एक एक्टिविस्ट नाम था यहाँ पे मनोज जारंगे ने यहाँ पे फास्ट ऑन टू डेथ रखने की कोशिश की है, रख रहे हैं। 5th डे हो गया, तो डिप्टी CM ने क्या कहा कि हम मराठा सर्टिफिकेट, मराठा कोटा लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। देख लेते हैं हिस्टोरिकली मराठा कोटा की डिमांड कैसे हुई, ठीक है। मराठा कम्युनिटी कौन है? ये पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 33% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन।
ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि सारे मराठा स्पीकिंग कम्युनिटी मराठा है, नो। मराठा एक अलग वहाँ पे कम्युनिटी है जो जो मराठा बोलते हैं सारे वो नहीं है। ठीक है, एक अलग कम्युनिटी है, सारे मराठी स्पीकिंग को वहाँ पे मराठा नहीं घोषित कर सकते। ये एक वॉरियर कास्ट थे विद लार्ज लैंड होल्डिंग्स। अब देखते हैं, डिमांड चल रही है 2017 से भी पहले। ठीक है, 2017 में क्या बोला कि मराठास रिटायर्ड जस्टिस NG गायकवाड की अध्यक्षता में एक कमीशन इस्टेब्लिश की गई। उन्होंने कहा कि मराठा के पास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन होना चाहिए। 2018 में मराठा असेंबली ने बिल पास किया जिसमें 16% रिजर्वेशन कह दिया गया मराठा कम्युनिटी के लिए। मराठा कम्युनिटी समझ आ गई कौन है? लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, पीजेंट्स थे जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी। इन्हें वॉरियर क्लास भी कहा जाता था। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि आप 16% मत लीजिए, 12% ले लीजिए एजुकेशन में, 13% ले लीजिए जॉब में। 2020 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतलब ये लार्जर बेंच एक रेफरेंस में की गई जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि 50% कैप को ना वायोलेट करता है। जो ये है ना 30 एंड वो 12% इन एजुकेशन, 13% इन जॉब्स में मराठा का रिजर्वेशन ना, ये सीलिंग को हटाता है। 50% कैप इंदिरा साहनी केस, राइट। और ये कितना जा रहा है? ये कैलकुलेट करने पे जा रहा है 64 to 65%। 50% से तो कितना ऊपर है, ठीक है। 50% कैप इसलिए ये लगाई गई थी ताकि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। ये ऐसा ना हो कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं, सारा रिजर्वेशन उन्हीं को जा रहा है, और जो जनरल से बिलोंग करते हैं और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका कुछ रहे ही ना। ठीक है, तो हम बेसिकली हम एफर्मेटिव एक्शन यहाँ पे ले रहे हैं बिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते। इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगा दी थी जिसे 50% रूल भी कहते हैं। ठीक है, कि आप कितना भी मतलब कितनी भी आप कम्युनिटीज़ में रिजर्वेशन बांट दीजिए पर 50% ही रहेगा रिजर्वेशन का प्रोविज़न। Okay, the Supreme Court said that there were no exceptional circumstances. ठीक है, 50% कैप कब हटाई जा सकती है? जब बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस हो, तब हटाई जाएंगी। कुछ बिल्कुल बहुत ही अलग से वो सिचुएशन आ गई जहाँ पे 50% कैप हटाना अनिवार्य हो गया, राइट। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे तो वैसी सिचुएशन नहीं है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप इंटरप्रेट किया। ठीक है, कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है, इसीलिए 50% कैप को नहीं हटाया जाएगा। इसमें इन्होंने क्या बोला कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टेटस है कम्युनिटी का, ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट का काम है सिर्फ सजेशंस देना। यानी कि यहाँ पे ना एक फेडरलिज्म का भी मुद्दा चल रहा है। स्टेट्स आर फाइटिंग बिटवीन विद सेंटर, राइट। स्टेट यहाँ पे मराठा कम्युनिटी वो महाराष्ट्र इज़ फाइटिंग विद द स्टेट कि हमें मराठा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन लेके आना है। सेंटर कह रही है नहीं आ सकता, 50% रूल है, प्रेसिडेंट का काम है ये। ठीक है, पार्लियामेंट का काम है, स्टेट क्यों कर रही है? Bench unanimously upheld the constitutional validity of 102 constitutional amendment, but differed on the question of whether it affected the power of states to identify social and economically backward class. यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं ये 2018 का अमेंडमेंट, क्योंकि अभी उसी के बारे में बात हुई।
18 में जो अमेंडमेंट 102 अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया था, इसने आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ 338B 342A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 338B किससे डील करता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है। आर्टिकल 342A किससे डील करता है? प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ इन द स्टेट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करे कि बैकवर्ड कम्युनिटीज़ ये है, फिर उसे इंक्लूड किया जाएगा बाय पार्लियामेंट। इट सेज दैट इट इज़ फॉर द पार्लियामेंट टू इंक्लूड अ कम्युनिटी इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अगर रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो लिस्ट को इंक्लूड करे। ठीक है। अब यहाँ पे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे समझ आ गया होगा कि है क्या। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट सेपरेट रिजर्वेशन फॉर मराठा ये वायोलेट करता है इन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायोलेट करता है, इन अधिकारों का उल्लंघन करता है मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण। राइट, देख लेते हैं यहाँ पे आर्टिकल 14 क्या है, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 है नो पर्सन शेल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो किया जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब एक समान है, ये यूके का कॉन्सेप्ट है। राइट, सब एक समान है कानून की नज़र में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये भी हम फॉलो करते हैं, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। हम कंडीशंस देखेंगे, ठीक है, कंडीशंस देखेंगे, उसके हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। इंडिया दोनों फॉलो करता है और इसी को मिला के आर्टिकल 14 बनता है। आर्टिकल 21 यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी को उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट पर्सन, सिटीजन एंड फॉरेनर्स को एक जैसा मिलेगा। ये दो आर्टिकल्स, दो राइट्स प्रोवाइड करता है। एक राइट टू लाइफ है, एक है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यहाँ पे राइट टू लाइफ में बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। ठीक है, कि स्टेट ये डिप्राइव नहीं करेगा, ये चीज़ डिप्राइव नहीं करेगा। और पर्सनल लिबर्टी यहाँ पे मनेका गांधी केस वगैरह आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है? ये एक लीगल सिस्टम होता है इंडिया का, मतलब कंट्री का। इंडिया में भी ये सिस्टम फॉलो होता है। इसमें क्या है कि जो लॉ बनाया गया है वो एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी के द्वारा है और स्पेसिफाइड फीचर्स मतलब प्रोसीजर के तहत बनाए गए हैं लॉ की नहीं। ठीक है, लॉ दैट इज ड्यूली इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और द कंसर्न बॉडी इज वैलिड इफ इट हैज़ फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर। अगर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रखा है तो लॉ वैलिड है। ठीक है, अब वो अगर लॉ के तहत किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा रहा है, किसी को अब उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है, तो वो सही होगा, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर आएगा। इसका मतलब तो ये है कि सरकार कुछ बुरे लॉज भी बना सकती है। ये सही है कि हाँ वो प्रोसीजर फॉलो करेगी, बट उनका इंटेंशन फेयर नहीं हो सकता। ठीक है, आर्बिट्रेरी हो सकता है। इसके लिए क्या किया गया कि ऐसा तो है कि अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है तो ये कॉन्ट्रेरी हो सकता है कभी कभी जस्टिस एंड इक्विटी के। स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे अगर हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, फिर तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हार्म हो सकती है ना लोगों की।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? दिस not only checks if there is a law to deprive the personal liberty, life and personal liberty of a person, but also sees if the laws made is fair, just and not arbitrary. यहाँ पे इंटेंशन देखा जाता है, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि हाँ एक अथॉरिटी ने लॉ बनाया है, वो ये भी देखता है कि वो लॉ सही बनाया गया है, ठीक है, वो फेयर है, जस्ट है, आर्बिट्रेरी नहीं है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या है फॉलो करती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी, स्पेशली आफ्टर मनेका गांधी केस, ठीक है। मनेका गांधी केस के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये चीज़ लिखनी है, लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। वही जो मैंने समझाया, एक करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करके हुआ हो। द प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड जस्ट, नॉट आर्बिट्रेरी, ठीक है। ये चीज़ लिखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, अगर ये जीएस पेपर 2 में पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोथ फॉलो करती है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी, स्पेशली आफ्टर मनेका गांधी केस। मनेका गांधी केस में क्या था? फॉरेन में, अब्रॉड में नहीं जाने दिया गया था, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट लेके आए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि जो कानून बनाया गया है क्या वो फेयर एंड जस्ट है, क्या वो सही है, सही इंटेंशन से बनाया गया है, किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्बिट्रेरली तो हार्म नहीं करेगा। ये चीज़ वहाँ पे चेक की गई। ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक न्यूज़ पढ़ी, आप उससे वैल्यू एडिशन कितनी डिग्री में देख सकते हैं। आपको 360 डिग्री व्यू रखना होता है न्यूज़पेपर पे, ठीक है। आपको डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट करना है, क्योंकि मराठा कोटा तो एज इट इज़ नहीं पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ लेंगे इंदिरा साहनी केस, आपसे पूछ लेंगे आर्टिकल 14, 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बात समझ आई? इसीलिए आपको वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है जब आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड जो हिंदी एंड इंग्लिश की PDF होगी वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, या आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो, जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। PDFs कलेक्ट करने के पीछे आपको नहीं भागना है। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आपको ज्वाइन कर देना है चैनल। वहाँ पे आपको PDF मैप प्रोवाइड करती रहूँगी डेली, उसी के उसी दिन आपको पढ़ लेना है और नोट में नोट कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।